हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लेखन कला एवं शहरी जीवन, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सिटी लाइफ। लाखों वर्ष के संघर्ष के बाद मनुष्यों के अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि के आविष्कार से ग्राम समुदायों तक की विकास यात्रा में हजारों वर्ष लगे। आदि मानव भोजन की खोज में भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करता था। उसके पश्चात उसके जीवन के ढंग में एक महान क्रांति आई। अब वह भोजन उत्पादक बन गया तथा एक स्थान पर निवास करके जीवन व्यतीत करने लगा। यद्यपि आदि मानव समूहों में रहते थे, परंतु समाज की मुख्य इकाई परिवार ही रहा। यह ही समाज का आरंभिक रूप था। पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा हड्डियों तथा पत्थर के यंत्रों के अवशेषों के अध्ययन से मानव तथा समाज के निर्माण के आरंभिक चरणों के विकास की जानकारी प्राप्त की गई। नवपाषाण काल के बाद मनुष्य ने धातु युग में प्रवेश किया। नवपाषाण काल का मनुष्य अग्नि का प्रयोग करता था। भोजन बनाने और मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए वह भट्टियों एवं चूल्हों का निर्माण करता था। ये भट्टियां प्रायः पत्थर की बनाई जाती थी। अनेक पत्थरों में धातु का अंश पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आग के ताप से ये धातु के मिश्रित पत्थर पिघल जाते थे और उनमें चमकीली धातु अलग हो जाती थी। धीरे धीरे मनुष्यों ने यह समझ लिया कि यह धातु औजार बनाने के लिए अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि इसे न केवल पिघलाया जा सकता था बल्कि ठोक पीट कर मनचाहा आकार भी दिया जा सकता था। संभवतः मनुष्य को सबसे पहले सोने का पता लगा, किंतु मात्रा में कम और अधिक मुलायम होने के कारण वह इसका प्रयोग औजार बनाने में नहीं कर सका। कालांतर में उसे तांबे का पता लगा और उसने ताम्र युग में प्रवेश किया। पाषाण युग से धातु युग में प्रवेश करने की गति अत्यधिक धीमी थी। पत्थर और धातु का प्रयोग लंबे समय तक साथ साथ चलता रहा। आरंभिक काल के पत्थर और धातु के औजारों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। मनुष्य ने तांबे का प्रयोग कृषि संबंधी उपकरण, हथियार और बर्तन बनाने में किया, किंतु अधिक लचीला होने के कारण यह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। ताम्र युग के बाद मनुष्य ने कांस्य युग में प्रवेश किया। तांबे और टीन को मिलाकर उसने कांसा बनाया। कांसा तांबे की अपेक्षा अधिक मजबूत एवं टिकाऊ था। अतः मनुष्य बर्तन, औजार, हथियार आदि इसी धातु से बनाने लगा। कांसे के आविष्कार से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और नवीन सभ्यताओं, कांस्य युगीन सभ्यताओं का दौर आरंभ हुआ। कांस्य युग में नया प्रौद्योगिकी, आर्थिक और राजनीतिक विकास प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय संबंधों में बदलाव आने लगा। अनेक नई राजनैतिक भूमिकाएं सामने आने लगी और उनके नई सामाजिक संस्कारों जैसे शहरी जीवन का जन्म हुआ। यह रूपांतरण इतना व्यापक था कि इतिहासकार इसे प्रायः शहरी क्रांति का नाम देते थे। इतिहासकारों के विचारानुसार नवपाषाण से कांस्य युगीन सभ्यता सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। शहरी जीवन की शुरुआत यहीं से आरंभ हुई।
अब तक की ज्ञात प्राचीनतम कांस्ययुगीन सभ्यता सुमेरियाई सभ्यता मेसोपोटामिया की ही देन है। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व बहुत समय तक मानव सभ्यता के इतिहास का केंद्र पश्चिमी एशिया बना रहा। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच का प्रदेश, या इसे दो जलों अर्थात नदियों के मध्य की भूमि। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द इस क्षेत्र की दो प्रमुख नदियां दजला और फरात की ओर संकेत करता है। इसीलिए इन दो नदियों के बीच के प्रदेश को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया का क्षेत्र उपजाऊ एवं संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया। सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया तीनों सभ्यताओं से मिलकर जो सभ्यता बनी वही मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। निसंदेह मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल विद्या के विकास के लिए सभी कांस्यकालीन सभ्यताओं में से एक महान स्थान की अधिकारी है। इसने विश्व सभ्यताओं को अनेक महत्वपूर्ण रूपों में प्रभावित किया। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा उत्तरी सीरिया एवं तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। इसके परिणाम स्वरूप उस समस्त क्षेत्र में मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। इस अध्याय में शहरी जीवन तथा लेखन के बीच के संबंधों की खोज के साथ साथ यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि लेखन की सतत परंपरा से क्या उपलब्धियां हुई। अभिलिखित इतिहास के प्रारंभिक काल में इस प्रदेश को प्रमुखतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर एवं अक्कद कहा जाता है। बाद में 2000 ईसा पूर्व के बाद के काल के बेबीलोन के एक महत्वपूर्ण शहर बन जाने के पश्चात इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तत्पश्चात असीरियाइयों के उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लेने से के उपरांत यह क्षेत्र असीरिया कहलाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। बाद में अक्कदी भाषा लोगों के आ जाने पर सुमेरी भाषा का स्थान अक्कदी ने ले लिया। सिकंदर के बाद तक अक्कदी भाषा कुछ परिवर्तनों के साथ ही फलती फूलती रही। धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ और 1000 ईसा पूर्व के बाद से यह भी व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। इराक के कुछ भागों में यह आज भी बोली जाती है।